और इस वक्त की बड़ी खबर पटना से है, जहां एक कार से 70 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। कोतवाली थाना पुलिस की गाड़ी की तलाशी के दौरान ये सफलता मिली है। गाड़ी की तलाशी के दौरान कारोबारी प्रकाश सिंह की गाड़ी से 70 लाख रुपए मिलने के बाद पुलिस के भी होश उड़ गए। कैश का सच खंगालने के लिए पुलिस ने आयकर विभाग की टीम को खबर दी, जिसके बाद आयकर की टीम ने भी पूछताछ शुरू कर दी है। अब तक एक बात साफ नहीं हुई है कि इस पैसे का स्रोत क्या है, ये पैसे किसने दिए, किसके हैं या फिर कहां से लेकर आ रहे थे। जिस कारोबारी प्रकाश सिंह की गाड़ी से ये पैसे मिले हैं वो अगमकुआं में रहते हैं और वे गया से पटना आ रहे थे। पुलिस ने रुपए गिनने के लिए मशीन की भी मदद ली और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर 70 लाख कैश कारोबारी की कार से मिले हैं। संजय हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता। संजय, ये किसके पैसे, कैसे पैसे, क्या अपडेट है? देखिए राहुल, दरअसल सोमवार की शाम से ही राजधानी पटना में पुलिस सघन वाहन चेकिंग अभियान में थी। बिहार पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर यह अभियान चलाया जा रहा था और आईजी भी सड़क पर खुद उतरी हुई थी। तो इनकम टैक्स गोलंबर के पास एक कार जब रोकी गई तो उसमें इतनी भारी भरकम राशि दी गई और पूछा गया कि कितने रुपए हैं। उन्होंने बताया कि 70 लाख रुपए हैं। जब उनसे पूछा गया कि ये पैसे किस चीज के हैं, कहाँ से ला रहे हैं, तो उन्होंने खुद को कारोबारी बताया, लेकिन ये पैसे कहाँ से हैं, किसके हैं, क्यों हैं, इस बारे में कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। इसके बाद पुलिस ने पैसे को रिकवर किया, कोतवाली थाना लाया गया और उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम पहुंची। देर रात तक सारे जो पैसे थे उसको मशीन से उसकी काउंटिंग की गई और उसके बाद अभी भी वो फिलहाल रात भर स्पष्ट जवाब नहीं दे सके और इनकम टैक्स की टीम ने कई पहलुओं पर पूरे मामले की छानबीन की है। अगर वो संतोषजनक जवाब नहीं देते हैं तो निश्चित तौर पर आगे की कार्रवाई की जाएगी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो सारे पैसे को जब्त कर लेगा। राहुल जी, चलिए, शुक्रिया संजय इस अपडेट के लिए आपका। और इसी बीच एक बड़ी खबर, पटना विश्वविद्यालय को केंद्र सरकार की बड़ी सौगात मिली है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने 100 करोड़ की मंजूरी दी है। पीएम उषा योजना के तहत विभाग ने स्वीकृति दी। पटना यूनिवर्सिटी को काफी समय से इस राशि का इंतजार था और पटना यूनिवर्सिटी के आवेदन पर बिहार सरकार ने यह प्रस्ताव भेजा भी था। बुनियादी ढांचा और रिसर्च के लिए ये राशि मिलेगी। कई राज्यों की तुलना में पटना यूनिवर्सिटी को राशि अधिक मिली है। तो इस वक्त की बड़ी खबर पटना विश्वविद्यालय से संबंधित, पटना से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पीएम उषा योजना के तहत राशि का आवंटन कर दिया गया है, राशि के लिए मंजूरी मिल गई है। तो पटना यूनिवर्सिटी के आवेदन पर यह प्रस्ताव भेजा गया था और केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजने के बाद इसे स्वीकार कर लिया गया। प्रगति यात्रा का दूसरा दिन है। आज मोतिहारी में नीतीश होंगे। आज पूर्वी चंपारण के दौरे पर सीएम नीतीश कुमार होंगे। सुबह 10:55 पर केसरिया पहुंचेंगे। सुंदरापुर पंचायत में प्रगति यात्रा का पड़ाव होगा। 300 करोड़ की योजनाओं की सौगात सीएम देंगे। विद्यालय भवन, खेल मैदान की सौगात देंगे। इसके साथ मनरेगा पार्क का भी उद्घाटन सीएम नीतीश करेंगे। इसके अलावा सीएम नीतीश कुमार सुगौली प्रखंड के सुगा पंचायत में बने पंचायत सरकार भवन, जीविका भवन, तालाब का जीर्णोद्धार, मंदिर की 4 दीवारी के साथ साथ कई योजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। सीएम सुगांव गांव से सड़क मार्ग के द्वारा कचहरी गुमटी जाएंगे, जहां पर आरओबी उद्घाटन करेंगे। फिर मजुराहा में धनौती नदी का भी निरीक्षण करेंगे। और बिहार में नीतीश कुमार ही एनडीए का चेहरा है। 2025 में भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ेगी और इस पर अब कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। बिहार बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक में एक सुर में नीतीश के नेतृत्व पर मुहर लग गई है। कोई कंफ्यूजन नहीं है, थे, हैं और आगे उनके नेतृत्व चुनाव लड़ा जाएगा। नीतीश कुमार ही नेता हैं। बिहार में नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार सीएम थे, नीतीश कुमार सीएम हैं और नीतीश कुमार ही सीएम रहेंगे। बिहार में नीतीश के नेतृत्व पर कोई इफ और बट नहीं है। नीतीश पर एनडीए में कोई कंफ्यूजन नहीं है। एनडीए ने साफ कर दिया है कि 2025 में नेतृत्व सीएम नीतीश का ही होगा। नीतीश कुमार ही सीएम रहेंगे। नीतीश के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। हरियाणा की सूरजकुंड में बीजेपी कोर ग्रुप की बड़ी बैठक में कोर कमेटी ने एक सुर में साफ कर दिया कि नीतीश ही हमारे नेता हैं। बिहार में नीतीश कुमार का नेतृत्व और केंद्र में नरेंद्र मोदी का नेतृत्व, डबल इंजन के चेहरे पर एनडीए चुनावी मैदान में उतरेगा।
इसको पता नहीं कहां से ये बातें उठ के आ रही है। नीतीश कुमार ही नेता हैं। कोर कमेटी ने एक स्वर में स्पष्ट किया कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो हमारा नेतृत्व है, डबल इंजन का जो नेतृत्व का चेहरा है, हम उसी चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल थे, हैं और आगे रहेंगे। कोई कंफ्यूजन नहीं है। थे, हैं और आगे उनके नेतृत्व चुनाव लड़ा जाएगा। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार ही चल रही है, आगे भी चलते रहेगी। निश्चित तौर पर आगे चलेगी। चुनाव में भी उनके नेतृत्व में आप लोग उतरिए। निश्चित तौर पर 2025 में भी उनके नेतृत्व में हम सब बिहार का चुनाव भी लड़ेंगे। वहीं दिल्ली में हम की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जीतन राम मांझी ने भी साफ कह दिया कि उन्हें नीतीश का नेतृत्व ही पसंद है। 2025 में नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी। हम भी कहते हैं कि 2025 का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में लड़ा जाएगा। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। मतलब साफ है, बिहार में एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने के लिए पूरे दमखम से तैयार है। बड़ा सवाल ये भी कि इस चुनावी जंग में विपक्ष नीतीश कुमार के सामने कितना तैयार है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से संवाददाता अमितेश सिंह की रिपोर्ट। बिहार में एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यात्रा पर निकल पड़े हैं। सीएम की प्रगति यात्रा की शुरुआत पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि नगर के घोटवा से शुरू हुई है, जहां सीएम ने करीब 700 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया है। सुबह के करीब 9 बज रहे हैं। पटना के एक अणी मार्ग के बाहर हल्की फुल्की हलचल दिख रही है, लेकिन सोशल मीडिया पर सियासी हलचल कुछ ज्यादा ही तेज है। जेडीयू के ऑफिशियल हैंडल से एक के बाद एक सीएम नीतीश कुमार की कई तस्वीर पोस्ट किए गए। कुछ ही देर बाद से नीतीश कुमार का काफिला पटना एयरपोर्ट के लिए रवाना होता है, क्योंकि बिहार में तैयारी अब 2025 के चुनावी जंग की है और सीएम नीतीश कुमार एनडीए की ओर से 2025 का चेहरा बनकर अपनी 15वीं यात्रा पर निकल चुके हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने पहले प्रगति यात्रा के दौरान आज वो पटना से रवाना हो रहे हैं। नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा का आगाज हमेशा की तरह पश्चिम चंपारण से हुआ है। मुख्यमंत्री राज्य सरकार की विकास योजनाओं की प्रगति की जानकारी ले रहे हैं। पश्चिम चंपारण में सीएम सबसे पहले संतपुर सोहरिया पंचायत के थारू टोला घोटवा पहुंचे, जहां वृक्षारोपण के साथ यात्रा की शुरुआत की। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार ने करीब 700 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया है। दीदी भी अच्छा कपड़ा पहन रही है तो हम लोग को खुशी नहीं होगा? बहुत अच्छा लगा बात है। उनके बात करने से हम लोग को भी हिम्मत लगा कि हम लोग भी कुछ आगे कर सकते हैं। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री की यात्रा को लेकर सवाल उठाए थे, जिस पर सियासत भी जारी है। नेताओं का कहना है कि यात्रा से विपक्ष बेचैन है। तो सपना तो वो काफी 20 साल से देख रहे हैं, 20 साल से लगातार सपना देख रहे हैं, आगे भी 5 साल देखेंगे सपना। जी से लाट टपकता है, कहीं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इनके समर्थन में आ जाएंगे, ये कभी नहीं होने वाला है। प्रगति यात्रा का पहला चरण 28 दिसंबर तक चलेगा और मुख्यमंत्री 6 जिलों का दौरा करेंगे। अभी विपक्ष यही माहौल बनाने में लगा था कि 2025 में बीजेपी नीतीश कुमार को चेहरा बनाने वाली नहीं है। दूसरी ओर नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा के दूसरे चरण का ऐलान भी हो गया। न्यूज़ 18 के लिए बेतिया से आनंद अमृतराज, मुन्ना राज के साथ पटना से विनीता मिश्रा की रिपोर्ट। और प्रगति यात्रा के दौरान बेतिया में सीएम नीतीश ने अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की, जिसके बाद सीएम नीतीश ने बेतिया के लोगों को कई योजनाओं का ऐलान भी कर दिया। गन्ने का समर्थन मूल्य 20 रुपए बढ़ा दिया। गंडक नदी के किनारे 4 प्रखंडों के डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे। बेतिया शहर के नए बाईपास का निर्माण कराया जाएगा। बेतिया में औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार होगा। मदनपुर से पनियहवा तक सड़क निर्माण कराया जाएगा। वाल्मीकि नगर में लवकुश पार्क का निर्माण कराया जाएगा। साथ ही बेतिया में उच्च कोटि के आधुनिक स्टेडियम का भी निर्माण कराया जाएगा। है यहाँ के जनप्रतिनिधियों के अनुरोध के आलोक में, यहाँ के ग्रामीणों के अनुरोध के आलोक में और आज का जो निरीक्षण कार्यक्रम था, उस निरीक्षण के दौरान विभिन्न जगहों पर लोगों ने जो डिमांड किया, उन डिमांडों को सम्यक विचारोपरांत माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन्हें आश्वस्त किया, घोषणा किया कि इन योजनाओं का कार्यान्वयन कराया जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर मेडिकल कॉलेज वाला जाने वाले रोड को चौड़ीकरण के बारे में उन्होंने स्वीकृति दिया। साथ ही साथ यहाँ पर खेल के मैदान के लिए जो पुराना हमारा स्टेडियम है, उसको उच्च कोटि का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेलों के लिए उन्होंने स्टेडियम को बनाने का निर्देश जारी किया।
अरवल से बड़ी खबर है, जहां महिला सिपाही को बाइक से रौंदा गया है। गाड़ी चेकिंग के दौरान बाइक चढ़ा दी गई। पीएमसीएच घायल सिपाही रेफर की गई है। गोपालगंज के नर्तकिया की रहने वाली है। तेलपा के आजाद नगर गांव की घटना सामने आई है। तो महिला सिपाही को बाइक से रौंदा गया है। बता दें कि बाइक चेकिंग के दौरान इस घटना को अंजाम दिया गया। गाड़ी चेकिंग के दौरान बाइक चढ़ा दी गई। पीएमसीएच घायल सिपाही रेफर की गई है। गोपालगंज के नर्तकिया की ये रहने वाली है। तो तेलपा के आजाद नगर गांव की घटना सामने आई है। अरवल से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान ड्यूटी में महिला सिपाही लगी हुई थी, लेकिन उनके ऊपर बाइक चढ़ा दी गई। बाइक से उन्हें रौंद दिया गया और इस घटना के दौरान वो घायल हुई हैं। पीएमसीएच उनको रेफर किया गया है, जहां घायल सिपाही का इलाज जारी है और नर्तकिया की रहने वाली ये बताई जा रही है। गोपालगंज के नर्तकिया की रहने वाली सिपाही, तेलपा के आजाद नगर गांव की घटना सामने आई है। अनिरुद्ध, किसने गाड़ी चढ़ाई, क्या अपडेट, कैसी है महिला सिपाही? जी, ये अरवल का शहर तेलपा थाना के अंतर्गत पुलिस मुख्यालय के अनुसार वाहन जांच अभियान चलाई जा रही थी। व्यापक रूप से पूरे बिहार में जांच अभियान का पुलिस मुख्यालय का आदेश था। उसी जांच के दौरान में जो है बाइक सवार एक महिला कांस्टेबल को जोरदार ठोकर मार दिया है, जिसमें वो गंभीर रूप से जख्मी है। फिलहाल उन्हें सदर अस्पताल से पीएमसीएच रेफर किया गया है। एसपी राजेंद्र कुमार भील के निर्देश पर उन्हें समुचित इलाज कराए जाने के निर्देशित किया गया है। जी चलिए, शुक्रिया अनिरुद्ध इस अपडेट के लिए आपका। और खबर सियासी गलियारे से, तेजस्वी यादव के बाद जीतन राम मांझी की हम पार्टी ने भी फ्री पॉलिटिक्स की शुरुआत कर दी है। हम पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में 9 प्रस्ताव पारित किए गए, जिसके बाद बिहार की सियासत गर्म हो गई है। बिहार में भी चुनाव से पहले फ्री पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। तेजस्वी के माई बहिन मान योजना और फ्री बिजली के ऐलान के बाद हम पार्टी ने भी कुछ ऐसी ही घोषणा की है। दिल्ली में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में 9 प्रस्ताव पारित किए गए। हम पार्टी ने अपने प्रस्ताव में कहा है कि बिहार में 200 यूनिट बिजली फ्री हो, 5 एकड़ तक सिंचाई की बिजली फ्री हो, बेरोजगारी भत्ता कम से कम 5,000 हो, कम से कम 2,000 सभी पेंशन हो, मध्यम वर्ग के लिए हो सस्ती स्वास्थ्य बीमा योजना, दीक्षा भूमि नागपुर में बाबा साहेब की प्रतिमा लगनी चाहिए, दिल्ली की सड़कों का नाम बदला जाए, सड़कों के नाम शहीदों और महापुरुषों के नाम पर हों। हम पार्टी के इस प्रस्ताव पर अब सियासत भी शुरू हो गई। प्रस्ताव पारित करा है, जिसमें हम बिहार के आम लोगों के लिए 200 यूनिट बिजली फ्री करना, 5 एकड़ तक के किसानों के लिए बिजली फ्री करना, आपको पेंशन योजना की राशि को बढ़ाकर 2,000 तक करना। हम एक राजनीतिक पार्टी है, इंडिपेंडेंट राजनीतिक पार्टी है, उनका अपना कुछ एजेंडा है। उन्होंने अपनी कार्यकारिणी में कुछ प्रस्ताव पास किए हैं। अब उन पारित प्रस्तावों को अगर वो हमारे पास सहयोगी दल की तरह या सरकार में उन प्रस्तावों को लेके आती है तो हम उस पर जरूर विचार करेंगे। एनडीए में कोई भी फैसला सामूहिक रूप से लिया जाता है। आज दिल्ली में आयोजित हम पार्टी की बैठक में जो भी प्रस्ताव लिए गए हैं वह उनका आंतरिक मसला है। हम पार्टी को नकल भी करने नहीं आता है। हम पार्टी के द्वारा जो घोषणा की गई है 200 यूनिट बिजली फ्री की, ये तो तेजस्वी जी ने लोकसभा चुनाव से पहले ही घोषणा किया था। चुनावी वर्ष है, जुमले तो आने ही हैं। मांझी जी के लिए बेहतर ये होगा कि अभी सरकार में है और चुनाव में कुछ समय है अभी, तो अभी इसको इम्प्लीमेंट करा लें तो बिहार के लिए भी भला होगा और जनता का भी भला होगा। तेजस्वी ने 2025 के चुनाव से पहले फ्री पॉलिटिक्स की शुरुआत कर दी थी। तेजस्वी ने सरकार बनने पर पहले पेंशन बढ़ाने का ऐलान किया, फिर महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये देने की घोषणा की, 200 यूनिट फ्री बिजली देने का भी वादा किया। अब मांझी की पार्टी भी उसी राह पर चल रही है। नीतीश कुमार कभी फ्री बिजली के पक्षधर नहीं रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल कि क्या हम के प्रस्ताव को नीतीश सरकार मानेगी। न्यूज़ 18 के लिए नई दिल्ली से अमितेश सिंह और पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। पीएम मोदी ने सोमवार को रोजगार मेले के दौरान 71,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। पीएम ने देश भर में एक साथ 45 स्थानों पर रोजगार मेले को वर्चुअली संबोधित किया। पीएम ने इस दौरान कहा, भारत ने 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लिया है। हमें इस संकल्प पर भरोसा है, इस लक्ष्य की प्राप्ति का विश्वास है। रोजगार मेले का आयोजन
लगातार किया जा रहा है। मुझे ये नियुक्ति पत्र पाकर बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। लोकसभा चुनाव के दौरान रोजगार बड़ा मुद्दा बना था और अब शुरू हो चुका है नियुक्ति पत्र बांटने का दौर। देश के 45 शहरों में हुए कार्यक्रम में 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम से जुड़े। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार रोजगार के लिए अभियान चला रही है और 1.5 साल में करीब 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है। देश में न केवल लाखों युवाओं को सरकारी नौकरियां मिल रही हैं, बल्कि ये नौकरियां पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ दी जा रही है। देश भर के जिन 45 शहरों में रोजगार मेला लगा, उसमें पटना और मुजफ्फरपुर भी है। पटना के ऊर्जा ऑडिटोरियम में भी केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने बिहार के 821 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है 2047 में विकसित भारत बनाने का, आत्मनिर्भर भारत बनाने का, और उसमें सबसे बड़ा योगदान युवा शक्ति का है। जाहिर है 140 करोड़ की आबादी में जहां 65% आबादी युवाओं की हो, वहां रोजगार का मसला तो रहेगा ही। 2024 में ये तीसरा, जबकि लोकसभा चुनाव के बाद दूसरा मौका है जब हजारों की संख्या में युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया गया है और ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार और मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। एक पूरा इकोसिस्टम। वहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने बड़ा फैसला लेते हुए नो डिटेंशन पॉलिसी को खत्म कर दिया है। यानी अब क्लास 5 और 8 की सालाना परीक्षा में फेल होने वाले छात्रों को पास नहीं किया जाएगा। पहले फेल होने वाले छात्रों को पास कर अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। फेल होने वाले छात्रों को 2 महीने के अंदर दोबारा परीक्षा देने का मौका मिलेगा। अगर कोई छात्र दोबारा फेल होता है तो उसे प्रमोशन नहीं मिलेगा, यानी कि वो दूसरे क्लास में प्रमोट नहीं किया जाएगा। पटना में ठंड को देखते हुए नगर निगम ने कई रैन बसेरों का निर्माण किया है। बता दें कि जर्मन हैंगर तकनीक से रैन बसेरों को तैयारी किया गया है। इन रैन बसेरों में आरओ वाटर, वाईफाई सर्विस, शौचालय और गर्म कपड़े के साथ खाना देने का भी दावा किया गया है। सचिवालय स्थित रैन बसेरा का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता रवि एस नारायण ने। लगातार गिरते तापमान और कड़कड़ाती ठंड में लोगों को राहत देने के लिए नगर निगम ने बड़ी पहल की है और कई जगहों पर रैन बसेरा जो है अस्थायी रूप से निर्माण किया है, जहां पे लोगों को रहने की, कंबल की, यहां तक कि वाईफाई, तमाम सुविधाएं जो हैं। अब ये भी घोषणा हुई है कि लोगों को खाना दिया जा रहा है। हम अभी पहुंचे हैं ठीक यहाँ पे सचिवालय के बगल में रैन बसेरा में, और यहाँ पे देखते हैं कि जमीनी हकीकत क्या है और कैसी सुविधाएं जो हैं वो मिल रही है। बताया जा रहा है कि जर्मन हैंगर की तरह जो है यहाँ पे बनाया गया है, और अगर यहाँ पे आप प्रवेश करेंगे तो ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, तस्वीर काफी बेहतर लग रही है कि यहाँ पे तमाम जो है राहगीरों के लिए या जो लोग अपने काम को लेकर के पटना पहुंचे हैं और रात अगर उन्हें गुजारनी है, या फिर कोई भी लोग जो रात गुजारना चाहते हैं, वो यहाँ आकर रैन बसेरा में रह सकते हैं। और जो तस्वीर यहाँ पे दिखाई पड़ रही है कि लगभग तमाम सीट जो है, बेड जो है वो फुल हैं, और यहाँ पे लोग जो हैं वो टीवी भी लगी हुई है, जहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि लोग टीवी भी देख रहे हैं, खबरें भी देख रहे हैं। और लेकिन यहाँ पे जो सुविधाएं कही गई हैं वो उसका हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे सीसीटीवी जो है वो लगा गया है सुरक्षा के लिए। लेकिन यहाँ पे आप अगर पानी की व्यवस्था अगर देखें तो ये पानी जो है वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। दूसरा जार जो है वो दिखाई नहीं पड़ रहा है। यहाँ पे जो लोग हैं इसकी व्यवस्था देखने के लिए उससे ज़रूर जानेंगे कि आखिर यहाँ पे पानी खत्म है तो दूसरा जार है भी कि नहीं भी है। और यहाँ पे वाईफाई की सुविधा कहीं पे नहीं दिखाई पड़ रही है। जो बताया गया था कि वाईफाई जो है वो लोगों के लिए यहाँ पे रहेगा, वो नहीं दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पे आप रजिस्टर मेंटेन कर रहे हो जी?
और ये पानी पूरी तरह से खत्म है? खत्म है पूरा पानी। पूरा पानी खत्म है, तो अगर जरूरत पड़ेगी तो लोगों को कैसे पानी मिलेगा? भराएगा, उसका तो मिलेगा 10-9 बजे तक। कहाँ से भराएगा? टंकी से? टंकी से। कहाँ से आप आए हैं? जहानाबाद जिला से। जहानाबाद से। आराम मिल रहा है? आराम तो सोने के लिए ठीक है। सोने के लिए ठीक है। खाना भी टाइम से मिल रहा है? खाना तो नहीं मिल रहा है। इस बात की है कि जो सुविधाएं घोषित की गई हैं उसे मुकम्मल जमीन पर भी उतारा जाए। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। और नालंदा से इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। आंगनवाड़ी केंद्र की बच्ची की मौत हो गई। कल बिगड़ी थी तबीयत, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे। खाना खाने के बाद अचानक तबीयत बिगड़ गई थी। भाई बहन की तबीयत बिगड़ी, बाकी सभी बच्चों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही। बिहार शरीफ सदर अस्पताल में इन दोनों बच्चों का इलाज चल रहा था। हरनौत के अमरपुर गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और चलिए